सभी को नमस्कार। मैं राहुल बर्डा। यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी कालांश का टॉपिक है प्रादीपीय नदी तंत्र, पेनिसुलर रिवर सिस्टम। इससे पहले हम हिमालयी नदी तंत्र को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को लेकर डिस्कस किया था। देखिए, नदी तंत्र क्या होता है। मेन नदी और उसकी जितनी भी जो सहायक नदियाँ हैं, उन सभी का जाल नदी तंत्र कहलाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आगे हम बात करें तो प्रादीपीय भारत है। इस प्रादीपीय भारत में प्रमुख तौर पर दो प्रकार की नदियाँ हैं। पहली वो नदियाँ जो अरब सागर में जाकर गिरती है, और दूसरी वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इनमें भी अगर हम बड़ी बड़ी नदियों की बात करें, प्रमुख नदियों की बात करें, तो देखिए, अरब सागर में गिरने वाली जो बड़ी नदियाँ हैं वो है माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इसके अलावा अगर हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बड़ी नदियों की बात करें तो महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ये तो है प्रादीपीय भारत की नदियाँ, दक्षिणी भारत की नदियाँ जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है। लेकिन यदि आपको उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की नदियों को याद करना है तो आपको सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके अलावा माही, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, इन 10 नदियों का तो आपको पूरा पूरा आइडिया होना चाहिए कि यह कहाँ से निकलती है, कौन से राज्य से बहती है, कौन कौन सी इनकी बड़ी सहायक नदियाँ हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में स्पेशली इन 10 नदियों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो भारत में हिमालय वाला पार्ट है वो नवीनतम भाग है। किसके कंपैरिजन में? प्रादीपीय भारत के कंपैरिजन में। क्योंकि प्रादीपीय पठार का भारत में जो हिस्सा है वो मिड से लेकर साउथ तक है, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चूँकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के कारण प्रादीपीय पठार से जितनी भी जो नदियाँ निकलती है वो प्राचीन नदियाँ है, ओल्ड नदियाँ है। किसके कंपैरिजन में? हिमालय नदी के कंपैरिजन में। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि प्रादीपीय भारत से यानी दक्षिणी भारत से जितनी भी जो नदियाँ निकलती है, और नदियाँ भी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से। तो ये जितनी भी जो नदियाँ निकलती है ये प्राचीन काल से बह रही है। किसके कंपैरिजन में? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनके कंपैरिजन में। इसलिए इन नदियों ने अपना आधार तल यानी ये जितना कटाव लंबवत कर सकती थी वो कर चुकी है, और कटाव भी किस में? चौड़ाई में। इसलिए आप देखोगे कि ये नदियाँ जब बहती है तो आसपास के तटों को काटते हुए बहती है, और यही कारण है कि इनकी जो घाटियाँ है, जो दर्रे है, वो चौड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा। आगे मैं बात करूँ तो ये जो प्रादीपीय भारत की जो नदियाँ है, ये आप नदियाँ देख रहे हैं, दक्षिणी भारत की नदियाँ है। ये नदियाँ ज़्यादातर अरब सागर में न गिरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसा क्यों भाई? तो देखिए, अगर हम इनके स्लोप साइड की बात करें, बहाव क्षेत्र की बात करें, तो वो पूर्व डायरेक्शन में है। अगर हम इनकी पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन को देखें तो वो कुछ इस प्रकार से देखिएगा। पश्चिमी वाला जो भाग है वो थोड़ा उठा हुआ है, और पूर्व वाला जो भाग है उसकी ढाल थोड़ी सी नीचे है। और इसी कारण से पश्चिमी घाट से जितनी भी जो नदियाँ आती है उनका स्लोप साइड, उनका जो बहाव क्षेत्र है वो पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यही कारण है कि पश्चिमी घाटी से जितनी भी जो नदियाँ आती है वो पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज के कालांश में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो प्रादीपीय भारत की दो प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, महानदी और गोदावरी नदी। महानदी की अगर मैं बात करूं तो ये हीराकुंड रिजर्व के कारण जानी जाती है, और गोदावरी की नदी की अगर मैं बात करूं तो ये दक्षिणी भारत की गंगा भी कहते हैं, और दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, ठीक है। इन दोनों नदियों के बारे में आज के कालांश में हम डिस्कशन करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम महानदी के बारे में डिस्कस करते हैं। ले लीजिए ज़रा।
अब हम डिस्कस करते हैं महानदी को लेकर। देखिएगा, महानदी की अगर मैं बात करूं तो रायपुर छत्तीसगढ़ से ये निकलती है। देखिए, ये नदी जो है ये रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है और फिर ये उड़ीसा में एंटर करती है और उड़ीसा में ये बहती हुई, उड़ीसा में ही एक स्थान है पारादीप, और पारादीप स्थान से के पास में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये ध्यान रखिएगा, और बंगाल की खाड़ी में गिरकर ये डेल्टे का निर्माण करती है। देखिए, ये कहाँ पर गिरती है, तो एक स्थान है पारादीप, और ये पारादीप स्थान जो है ये कहाँ आया हुआ है, उड़ीसा में आया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। महानदी के उद्गम की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये इसका जो उद्गम है ये रायपुर, जो कहाँ आया हुआ है, छत्तीसगढ़ आया हुआ है। इसी रायपुर छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है जिसे हम कहते हैं सिहावा की पहाड़ी। इसी सिहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है, और फिर महानदी दो राज्यों से प्रवाहित होती है। पहला राज्य छत्तीसगढ़ जहाँ पर इसका उद्गम होता है, और फिर ये बाद में उड़ीसा में एंटर करती है, और उड़ीसा में ही पारादीप के नज़दीक जाकर ये डेल्टे का निर्माण करती है। डेल्टे से आपको कुछ याद आया होगा, जब हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ रहे थे, मैंने गंगा नदी तंत्र को पढ़ रहे थे तब भी आपको बताया था, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? देखिए, सुंदरवन डेल्टे के बारे में याद कीजिए ज़रा। मैंने आपको ये बताया था कि सुंदरवन डेल्टा जो है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि पीछे वाले फैक्ट्स जो है वो भी आपके माइंड में रिकॉल होते चले, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं महानदी की लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है और राइट साइड से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है उसके बारे में। देखिए, यहीं से एक नदी आती है जिसे हम कहते हैं शिवनाथ नदी, जो महानदी की सबसे पहली सहायक नदी है। इस नदी को हम क्या कहते हैं? शिवनाथ नदी। ठीक है। इसी शिवनाथ नदी पर एक परियोजना स्थित है। उस परियोजना का नाम है मोगरा बैराज परियोजना। इस परियोजना का क्या कहते हैं हम? मोगरा बैराज परियोजना। इस परियोजना को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्यों रखना है? क्योंकि ये जो महानदी है, इस महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ। देखिए, गंगा नदी हमने पढ़ा, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। तो यमुना नदी के बारे में आपको डिटेल ध्यान में रखनी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो चंबल नदी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ना, बड़ी बड़ी जिनकी सहायक नदियां होती है, उनके बारे में तो आपको डिटेल ध्यान में रखना है, जो मेन नदियां है, ठीक है। एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए, शिवनाथ के बाद में यहाँ से एक और नदी आती है। इस नदी को कहते हैं हसदेव नदी, और ये हसदेव नदी भी छत्तीसगढ़ में आकर महानदी में मिल जाती है। इस नदी का क्या नाम है? हसदेव नदी। छत्तीसगढ़ में आकर एक और नदी मिलती है। इस नदी को हम कहते हैं मांड नदी, और ये जो नदी है ये नदी भी छत्तीसगढ़ में आकर महानदी में मिल जाती है। यहाँ से एक नदी आती है। इस नदी को हम कहते हैं ईब नदी। ये ईब नदी ज़्यादातर जो है ये छत्तीसगढ़ में बहती है, और फिर बाद में ये उड़ीसा में एंटर होती है, और उड़ीसा में ही ये महानदी में आकर मिल जाती है। तो ये तो मैंने आपको बताया लेफ़्ट साइड की नदियों के बारे में। अगर मैं राइट साइड की नदियों की बात करूँ तो यहाँ से एक नदी आती है। इस नदी को हम कहते हैं जोंक नदी, जो कि यहाँ से आगे बढ़ती है और छत्तीसगढ़ में आकर महानदी में मिल जाती है। एक और नदी आती है ओम नदी, और ये भी नदी छत्तीसगढ़ में आकर महानदी में मिल जाती है। एक नदी और आती है तेल नदी, और ये तेल नदी जो है ये नदी भी छत्तीसगढ़ में आकर
छत्तीसगढ़ में आकर महानदी में मिल जाती है। ठीक है, ये नदियाँ आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ जो आपको ध्यान में रखना है ये इन दोनों नदियों के बारे में, क्योंकि ये दोनों नदियाँ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि जोंक नदी और उंग नदी ये दोनों किसकी सहायक नदी है, तो ये नदी महानदी की सहायक नदी है। इस महानदी की अगर टोटल लेंथ की बात करूं तो इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 851 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन करना भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि महानदी जो है ये रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। रायपुर छत्तीसगढ़ में ही एक पहाड़ी है जिसे हम कहते हैं सिहावा की पहाड़ी। इसी सिहावा की पहाड़ी से उद्गम होता है महानदी का। महानदी कितने राज्यों से होकर बहती है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन दोनों राज्यों से बहती हुई ये पारादीप के नज़दीक जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद में ये डेल्टे का निर्माण करती है। महानदी की सहायक नदियों की भी बात की। लेफ्ट साइड की नदियाँ है शिवनाथ नदी, जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी शिवनाथ नदी पर एक परियोजना स्थित है जिसे हम कहते हैं मोगरा बैराज परियोजना। इसकी दूसरी सहायक नदी है हसदेव नदी, मान नदी और ईब नदी। ये नदियाँ तो है लेफ्ट साइड की। राइट साइड में 3 नदियाँ आती है, जोंक नदी, उंग नदी। ये दोनों नदियाँ 2 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। एक नदी आती है तेल नदी। ठीक है, ये जितनी भी जो नदियाँ है ये ज़्यादातर नदियाँ छत्तीसगढ़ में आकर मिल रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ वाला जो भाग है ये काफ़ी उपजाऊ वाला भाग है ना। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, फिलहाल हम डिस्कस करते हैं ईब नदी के बारे में। देखिए, ईब नदी के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ईब नदी जो है ये ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में आती है, फिर छत्तीसगढ़ में होती हुई उड़ीसा में एंटर करती है और उड़ीसा में इसका थोड़ा सा हिस्सा है और उड़ीसा में आकर ये महानदी में मिल जाती है। इसी ईब नदी के किनारे एक बांध स्थित है, एक वाटर रिजर्व स्थित है जिसे हम कहते हैं हीराकुंड रिजर्व, है ना, हीराकुंड रिजर्व। और इसी हीराकुंड रिजर्व के कारण ही महानदी जानी जाती है। हीराकुंड रिजर्व, हीराकुंड बांध, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और भारत का सबसे लंबा बांध है ना, ये ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा और भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये उड़ीसा में आगे बहती है और पारादीप के नज़दीकी राष्ट्रीय जल क्रमांक 5 स्थित है ना, नेशनल हाईवे 5 स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम नेशनल हाईवे के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर पारादीप के नज़दीक जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस बंगाल की खाड़ी की जो एक धारा है वो उड़ीसा में ही जाती है, इसको हम कहते हैं चिल्का झील, वहाँ पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में। ठीक है, महानदी की जो एक धारा है वो चिल्का झील में जाती है और समुद्र का पानी भी चिल्का झील में आता है। ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये तो मैंने आपको बताया महानदी के बारे में। महानदी के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। ठीक है, एक और बात आप ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में ही एक शहर स्थित है महानदी के किनारे जिसे हम कहते हैं कटक। ये कटक एक शहर स्थित है और यहीं पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र।
ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, देखिए महानदी जो बेसिन है, बेसिन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जो मेन नदी है और उसकी जितनी भी जो सहायक नदियाँ है वो सभी मिलकर एक एरिया कवर करती है, उसे हम बेसिन कहते हैं। और आप देखोगे कि जो महानदी है ये ज़्यादातर जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ वाला कवर कर रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ वाली जो भूमि है वो उपजाऊ भूमि है। यही कारण है कि यहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा की जाती है ना, क्योंकि वो पीली मृदा से संपन्न है। तो ये भी आप लिख लीजिए कि छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं धान का कटोरा। ये ध्यान रखिएगा। महानदी की जो तुलना है वो चीन के वांगो नदी से की जाती है, क्योंकि वांगो नदी में वहाँ पर भी वो नदी जो है वो पीली मृदा से संपन्न है। ठीक है, वहाँ पर भी चावल की खेती की जाती है और वांगो नदी को चीन का सूख भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से महानदी की अगर मैं बात करूँ तो महानदी भी पीली मृदा से संपन्न है। छत्तीसगढ़ वाला इलाका मैं बोल रहा हूँ आपको, वो पीली मृदा से संपन्न है। ठीक है, चावल की खेती की जाती है और ये उड़ीसा का शोक था। अभी उड़ीसा का शोक नहीं है, क्योंकि अब तो हीराकुंड बांध बन चुका है ना, और हीराकुंड बांध बनने के कारण अब तो उड़ीसा में महानदी को वरदान माना जाता है। पहले शोक माना जाता था, अब वरदान माना जाता है। ठीक है, तो इसकी जो तुलना है वो चीन की वांगो नदी से की जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ मैंने आपको बताई 851 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं गोदावरी नदी के बारे में, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसे हम बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम डिस्कस करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी यानी गोदावरी नदी को लेकर, जो दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है ना। इस नदी को हम बूढ़ी नदी भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये कई दफ़ा एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। देखिए गोदावरी नदी की अगर मैं बात करूँ तो ये त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में आया हुआ है। और आप सभी को पता है कि त्र्यंबकेश्वर वाला जो पार्ट है वो पश्चिमी घाट वाला पार्ट है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो पश्चिमी घाट वाला पार्ट है वहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो सभी नदियाँ पूर्व डायरेक्शन में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो गोदावरी जो है वो भी पश्चिमी घाट का पार्ट है ना। इसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर पठार। तो गोदावरी नदी का जो स्लोप साइड है, जो बहाव क्षेत्र है, वो भी पूर्व डायरेक्शन ही होगा, यानी ये भी पश्चिम से लेकर पूर्व डायरेक्शन में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका जो उद्गम है वो त्र्यंबकेश्वर पठार से होता है। त्र्यंबकेश्वर पठार जो कहाँ आया हुआ है, नासिक महाराष्ट्र में आया हुआ है। नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से आगे बढ़ती है और ये बहती हुई तमिलनाडु में एंटर करती है, और तमिलनाडु से ये बहती हुई उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और फिर आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री नामक स्थान से ये दो धाराओं के रूप में विभक्त हो जाती है। पहली धारा जिसे हम गौतमी गोदावरी के नाम से जानते हैं, इस धारा को हम कहते हैं गौतमी गोदावरी। और दूसरी धारा जिसे हम विशिष्ट गोदावरी कहा जाता है, विशिष्ट गोदावरी। ठीक है, और फिर बाद में ये कर्नाटक और मध्य प्रदेश तक भी जाती है नदियाँ।
और ये कौन से स्थान से दो धाराओं के रूप में विभक्त हो जाती है? तो राजमुंद्री नामक स्थान से, राजमुंद्री, जो कि कहाँ आया हुआ है? आंध्र प्रदेश में आया हुआ है। यह ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो इसका जो स्लोप साइड है, बहाव क्षेत्र है, वो आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से राज्य से बहती है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस नदी को हम कहते हैं गोदावरी नदी, जिसकी टोटल लेंथ जो है वो है 1465 किलोमीटर, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं गोदावरी नदी की लेफ्ट साइड की नदियों को और राइट साइड की नदियों को। ये जो लेफ्ट साइड की कौन कौन सी नदियाँ गोदावरी में आकर मिलती है और राइट साइड से कौन कौन सी नदियाँ गोदावरी में आकर मिलती है। तो देखिए, गोदावरी की जो पहली सहायक नदी है, इस नदी को हम कहते हैं परवरा नदी, इस जो कि महाराष्ट्र में आकर गोदावरी में मिल जाती है। इस नदी को हम क्या कहते हैं? परवरा नदी, या फिर इसी नदी को पूर्णा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी परवरा नदी के किनारे एक स्थान है जिसे हम कहते हैं दीमाबाद। दीमाबाद से आपको कुछ याद आया होगा, नाम सुना सुना सा लगता है ना। दीमाबाद जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है और यहीं से हमें मिट्टी के रथ के प्रमाण मिले थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ना, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए, ये जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। आपको दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा तो मैं एक बार वापस से बोल देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है जो दीमाबाद है ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है और यहाँ से हमें रथ के प्रमाण मिले थे। ये भी लिख लीजिए, मिट्टी के रथ के प्रमाण मिले थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो परवरा नदी के बाद में यहाँ से एक और नदी आती है, दो धाराओं के रूप में नदी आती है। पहली धारा जिसे हम पेन गंगा कहते हैं और दूसरी धारा जिसे हम वेन गंगा कहते हैं, ठीक है। और बाद में ये दोनों धाराएं मिलकर प्राणहिता नामक नदी का निर्माण करते हैं और ये दोनों नदियाँ आगे बढ़ती है और तेलंगाना में ये गोदावरी में आकर मिल जाती है, ठीक है। पहली धारा का क्या नाम है? पेन गंगा। दूसरी धारा का क्या नाम है? वेन गंगा। ये दोनों धाराएं मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? प्राणहिता नदी, ठीक है। प्राणहिता नदी के नाम से जानी जाती है और ये गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से एक और नदी आती है, इस नदी को हम कहते हैं इंद्रावती नदी। इस नदी का क्या नाम है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी यहाँ से आगे बढ़ती है और फिर ये नदी जो है ये छत्तीसगढ़ में बहती है, फिर आगे बढ़ती है छत्तीसगढ़ से और फिर ये आंध्र प्रदेश में आकर गोदावरी में मिल जाती है। इसी इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात, जो कि कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट जो नदियाँ है ये लेफ्ट साइड की नदी है। राइट साइड की इम्पोर्टेंट नदी की बात करूँ, ऐसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नदी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी को हम कहते हैं मंजरा नदी, ठीक है। ये मंजरा नदी यहाँ से आगे बढ़ती है और फिर ये गोदावरी में तमिलनाडु में आकर मिल जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा।
तो ये तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में आपको बताया गोदावरी के। अब हम डिस्कशन करते हैं कि इन नदियों पर कौन कौन से बांध स्थित है, ये भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए एक बार वापस से बता देता हूँ। गोदावरी नदी जो है ये आगे बढ़ती है और फिर गोदावरी नदी की जो ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की पहली सहायक नदी आती है परवरा नदी। ठीक है, परवरा नदी पर एक बांध स्थित है जिसे हम कहते हैं देमाबाद। और देमाबाद जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है और यहीं से हमें मिट्टी के रथ के प्रमाण मिले थे, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, फिर ये महाराष्ट्र से आगे बढ़ती है और महाराष्ट्र में ही यहाँ पर एक बांध स्थित है गोदावरी नदी पर। इस बांध को हम कहते हैं जायकवाड़ी बांध। इस बांध का क्या नाम है? जायकवाड़ी बांध, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, फिर ये नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर पेनगंगा और वेनगंगा दो धाराओं के रूप में दो संयुक्त नदी आती है। ये दोनों नदियाँ मिलकर प्राणहिता नामक के नाम से जानी जाती है। फिर ये आगे बढ़ती है और गोदावरी में आकर तेलंगाना में मिल जाती है। ये नदी जहाँ पर भी तेलंगाना में आकर गोदावरी में मिलती है, इसी नदी के किनारे यानी जहाँ पर भी मिलती है वहाँ पर एक बांध स्थित है। इस बांध को हम कहते हैं कालेश्वरम बांध। इस बांध का क्या नाम है? कालेश्वरम बांध, जो कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ से एक नदी आती है मंजरा नदी, जो कि राइट साइड से आती है। इसी मंजरा नदी पर एक बांध स्थित है जिसे हम कहते हैं निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध, जो कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये तेलंगाना में आकर मंजरा नदी जो है ये गोदावरी में मिल जाती है। फिर गोदावरी नदी आगे बढ़ती है और इसी गोदावरी नदी पर तेलंगाना में एक बांध स्थित है जिसे हम कहते हैं पोचमपाद बांध। पोचमपाद बांध, या फिर इसी बांध को कहते हैं श्री राम सागर बांध भी कहते हैं। श्री राम सागर बांध, ये पूछे गए प्रश्न है। ये जितने भी जो गोदावरी नदी के बारे में बांध जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूछे गए क्वेश्चन है, क्योंकि गोदावरी नदी मतलब इम्पोर्टेंट नदी है ना। प्रादीप ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो पूछे जाएंगे। तो ये आप जितने भी जो बांध बता रहा हूँ, इन सभी बांध को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पोचमपाद बांध, इस बांध को हम श्री राम सागर बांध भी कहते हैं, जो कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये नदी तेलंगाना से आगे बढ़ती है, फिर ये आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। आंध्र प्रदेश में इंद्रावती आकर मिलती है इसी से। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और आंध्र प्रदेश में ही दो बांध स्थित है। पहला बांध का नाम है धवलेश्वर बांध, जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। एक और बांध स्थित है, इस बांध को हम कहते हैं सर आर्थर कॉटन बांध। ये दोनों बांध कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना में एक और बांध स्थित है इसी नदी पर। इस बांध को हम कहते हैं रामगुंडम बांध, जो कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश से ये आगे बढ़ती है और आंध्र प्रदेश में ही इसी नदी पर एक शहर भी स्थित है, पोलावरम। दिखाई दे रहा है ना आपको? पोलावरम शहर स्थित है। ठीक है, और राजमुंद्री के बाद में ये दो धाराओं के रूप में विभक्त हो जाती है। पहली धारा जिसे हम गौतमी गोदावरी के नाम से जानते हैं और दूसरी धारा जिसे हम विशिष्ट गोदावरी के नाम से जानते हैं। और इन दोनों धाराओं के बीच में यहीं पर एक आइलैंड भी स्थित है। ठीक है,
जिसे हम होप आइलैंड कहते हैं। इस आइलैंड का क्या नाम है? होप आइलैंड। और मैंने आपको एक आइलैंड और बताया था, आपको ज़रा याद कीजिए, जब हम अ, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट, जिसमें मैंने आपको माजुली द्वीप के बारे में बताया था, है ना, माजुली आइलैंड के बारे में बताया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और एक आइलैंड जो है वो गोदावरी नदी पर भी स्थित है। आगे और बहुत सारे आइलैंड है ना, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए, किसी भी फैक्ट्स को आपको रटना नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन से राज्य से बहती है, कौन कौन सी इनकी बड़ी सहायक नदियाँ हैं, तो ये थोड़ा उबाऊपन सा लगने लगता है। लेकिन इसी के बजाय अगर आप चीज़ों को समझें, मैप को माइंड में रखकर इन नदियों को 3 से 4 बार माइंड में रिकॉल करें, तो चीज़ों को याद रखना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है और थोड़ा मज़ेदार भी, है ना। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आजकल के एग्ज़ामों में आपने कितना रटा है वो मायने नहीं रखता। आपने कितने फैक्ट्स, कितनी बातों को समझा है, जाना है, और उन पर आपकी कितनी पकड़ है वो मायने रखता है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए। देखिए, गोदावरी नदी से जितनी भी जो बातें हैं, जितने भी जो फैक्ट्स है, जो पूछे जाते हैं, जो बनते हैं, वो सभी मैंने आपको बता दिया। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको। जितने भी जो फैक्ट्स बनते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को मैं देखता हूँ, ठीक है। फिर देखने के बाद में कोई छूट तो नहीं गया, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, कोई प्रश्न रह तो नहीं गया, ठीक है, कोई फैक्ट्स रह तो नहीं गया। ये सभी देखने के बाद में मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि एक भी फैक्ट्स यहाँ से छूटेगा, आपको छूटेगा, आपका नहीं छूटने वाला है, राइट। तो मैंने बोला ना, रटना नहीं है। हाँ, रटना है, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं रटना, कि कोई भी नाम आपको याद नहीं हो तो उसको तो ऑब्वियसली रटना ही है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके चलना है साथ में, ठीक है। तो ये आप गोदावरी नदी के बारे में आज की कालांश में हमने डिस्कस किया। आगे हम और 2 नदियों के बारे में कल डिस्कस करेंगे, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ठीक है। देखिए, रेगुलर लेक्चर मैं दे नहीं सकता आपको, क्योंकि यूट्यूब पे तो चलने वाला नहीं है, अभी मेरे कम सब्सक्राइबर है, ठीक है। हाँ, एक हेल्प आप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को दिए, पहुँचाइए लेक्चर को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो, मैं लाइव भी पढ़ा सकूँ आपका, ठीक है। अब देखिए, यूट्यूब से अभी तो इनकम आती नहीं है ना, धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाएगी तो फुल टाइम करेंगे इसको, राइट। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।